हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 19 एपिसोड आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। आपको पता होगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि दृष्टि क्या है कि हर महीने यानी उनका मैगजीन आता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। यानी अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं तो उसके लिए जो इसमें जो टॉपिक दिया गया है वह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक टॉपिक, तो इसी वजह से हम इसका जो हर एक टॉपिक को वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज है 19वां एपिसोड। ठीक है, बाकी पीछे 18 एपिसोड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आज के इस टॉपिक में देखेंगे गैर मनुष्यों को कानूनी अधिकार। ठीक है, गैर मनुष्य क्या है, यानी जो मनुष्य नहीं है, वह हर एक चीज जो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं जो मनुष्य नहीं है ना, उसमें आता है गैर मनुष्य। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि उसको कानूनी क्या अधिकार दे रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि वीडियो में आप देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस मैगजीन में दिया गया है उसको हम कर देते। लेकिन क्या इस मैगजीन का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10 दिया गया था, 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो वो भी एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है क्या कि फैक्ट शीट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित है, जो आपको प्रीलिम्स, अगर आप इस बार प्रीलिम्स देंगे किसी भी एग्जाम के, जैसे यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस के, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या कोई भी किसी तरह के एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सही है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यानी इसमें कई सारे रिपोर्ट दिया गया है, तो एक एक रिपोर्ट हम डेली करेंगे और उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 क्या कह रहा है कि हाल ही में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें G20 देशों के समूह का जलवायु अनुकूलन, जोखिम, सुरक्षा एवं वित्त से संबंधित एक व्यापक वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है तो वो देखते हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन G20 देशों के औसत का लगभग 30% है, यानी 30% है। वर्ष 2014 से किसका जलवायु पारदर्शिता में देख रहे हैं ना, वर्ष 2014 से 2019 तक प्रति व्यक्ति कुल उत्सर्जन में 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत में औसत गर्मी का तापमान 1986 से 2005 के औसत वैश्विक औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, और भारत को वर्ष 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी इसके सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% की आय का नुकसान हुआ भारत का। ठीक है, तो भारत का लगभग 33% हिस्सा सूखा प्रवण है और इनमें से 50% क्षेत्र पुराने सूखे का सामना करते हैं। इन सूखों की तीव्रता एवं बारंबारता में वृद्धि हुई है। यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो देश में श्रम उत्पादकता में वर्ष 1986 से 2006 के स्तर से 5% की गिरावट आने की संभावना है। तो ये रहा जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के, जिसमें मुख्य निष्कर्ष था। तो अब चलते हैं एक एक हम निष्कर्ष, ये जो रिपोर्ट है डेली देखेंगे हर एक एपिसोड में। तो आज के लिए ये ही एपिसोड है जो जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 देख लिए हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आप खुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसमें से खुद निष्कर्ष निकालें, एनालाइज करें और अपने शॉर्ट नोट बनाएं, जिसमें आपके लिए एग्जाम व्यू से फायदा हो। तो चलते हैं आज की जो टॉपिक है वहां टॉपिक में। तो क्या है कि गैर मनुष्यों को कानूनी अधिकार। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में, तो हाल ही में जारी लॉ इन द इमर्जिंग बायो एज शीर्षक से एक रिपोर्ट में सार्थक
मानव पर्यावरण संबंध विकसित करने हेतु पौधों, जानवरों और गैर जीवित संस्थाओं को कानूनी अधिकार देने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो टॉपिक है वो चर्चा में है, तो इसके बारे में जो हम इस पढ़ेंगे कौन कौन से मुख्य बात है जो इस टॉपिक में दिया गया है, तो इसको जानने से पहले हम क्या है कि अब इससे जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न को देख लेते हैं, जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी होगा। तो क्या है कि गैर मनुष्यों को कानूनी अधिकार देने से इनको संसाधनों के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लग जाएगा, चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर हम इसको क्या है कि गैर मनुष्यों को कानूनी अधिकार दे देंगे तो इसको जो संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं तो उस पर तो क्या हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। तो इससे क्या मतलब स्थिति होने वाले भारत में या वैश्विक स्तर पे, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, अगर आप मेंस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के मेंस के, है ना, और भी विभिन्न स्टेट पीसीएस में होता ही है। तो आपके मतलब हर एक टॉपिक जो मैगजीन का है ना, हर एक टॉपिक आपके लिए वैल्यूएबल है, इसलिए हर एक टॉपिक को आप अच्छे से देखिए वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखते हैं क्या है कि गैर मनुष्यों को कानूनी अधिकार देने की आवश्यकता क्यों, ठीक है, क्यों पर यह आवश्यकता, इसके पीछे क्या कारण है, देखते हैं कि आधुनिक तकनीक का उपयोग, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओएस, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीन संपादन आदि के माध्यम से आधुनिक तकनीक के साथ जीवन विज्ञान का एकीकरण लाभदायक साबित हुआ है। उसके बाद है कि मानव पर्यावरण संबंध किस प्रकार है, तो गैर मानव जीवों या संस्थाओं को कानूनी अधिकार प्रदान करना मानव पर्यावरण संबंधों को व्यवस्थित करेगा। अगला पॉइंट है कि नैतिक आचरण क्या है, तो यह कदम नैतिक आचरण को बढ़ावा देगा। जवाबदेही क्या है, तो वर्तमान युग में पर्यावरण संबंधी शोध करने के लिए शोधकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने हेतु कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। उसके बाद है कि अगला पॉइंट क्या है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से निपटने के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता है। इससे रिलेटिव जो है कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर क्या स्थिति होने वाला है, इससे संबंधित इसके बारे में जानते हैं कि वर्ष 2008 में इक्वाडोर ने एक संविधान को मंजूरी दी जो उष्णकटिबंधीय जंगलों, द्वीपों, नदियों और वायु को फलने फूलने और विकसित होने के कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इक्वाडोर प्राकृतिक और जंगली जानवरों को व्यक्तिगत रूप से अधिकारों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष 2011 में बोलीविया में धरती माता और उसके सभी घटकों को कानूनी दर्जा प्रदान किया। वर्ष 2017 में न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी दावा निपटान विधेयक पारित किया, जिसने वांगानुई नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया, जिसका माओरी लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2019 में बांग्लादेश में ढाका उच्च न्यायालय ने तुराग नदी को कानूनी अधिकारों के साथ एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी और यह माना कि यह कानून बांग्लादेश की सभी नदियों पर लागू होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। ये सब क्या है, गैर मनुष्य को कानूनी अधिकार देने के संबंध में है, जो विश्व स्तर पर क्या स्थिति है, दो यानी अन्य देश इस संबंध में क्या करते हैं। ठीक है, तो बाद में इनके प्राकृतिक के साथ सद्भाव पर एक प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 2018 में जंगली चावल के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। अभी ये जो गैर मनुष्य को कानूनी के अधिकार की स्थिति में यानी प्राकृतिक को भारत में किस तरह से स्थिति है, भारत के लोग और भारत की जो सरकार है वह प्राकृतिक क्षेत्र में क्या क्या कानून लेके आ रहे हैं या लेके आए हैं या उससे संबंधित क्या राय रखते हैं, ये देखेंगे।
तो क्या है कि भारत में जो स्थिति है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया कि वन्य जीवों की रक्षा करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसमें पॉइंट है कि हालांकि ऐसे कर्तव्य कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी और उसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना को संरक्षित करने और उसे प्रदूषित न करने का कानूनी अधिकार दिया। ठीक है, इसमें जिसमें पॉइंट है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी पशुओं के पास एक जीवित व्यक्ति के समान अधिकार है। हालांकि अन्य कानूनी नियम जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 मौजूद है। वे जानवरों को व्यक्तिगत जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। वर्ष 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ शहर में सुखना झील को एक व्यक्ति के बराबर अधिकारों के साथ एक जीवित इकाई घोषित करने का आदेश पारित किया। कानूनी अधिकार देने संबंधी क्या क्या मुद्दे हैं, इस मुद्दे के बारे में जानते हैं कि इक्वाडोर में स्वदेशी समूहों को चिंता थी कि देश के संविधान में प्रकृति को अधिकार देने से उन प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुंच अवरुद्ध हो जाएगी जिन पर वे निर्भर थे। अगला पॉइंट है कि चूंकि प्रकृति और मनुष्य के हित प्रायः संघर्ष रहते हैं, प्राकृतिक के अधिकारों को पहचानने से गैर मानव को संसाधनों के रूप में उपयोग करने पर गैर पराक्रम में प्रतिबंध लग जाएगा। तो इस तरह से, और क्वेश्चन हमने पहले देख चुके हैं, है ना। तो इस तरह से यह टॉपिक जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है उससे जो संबंधित जो आज के टॉपिक देखे हैं, गैर मनुष्य को कानूनी अधिकार, तो आप देख लिए कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं और विश्व स्तर पे क्या है ना, भारत में इसकी स्थिति कैसी है। अगर इसको कानूनी अधिकार दे दिया जाए तो इसका उपयोग करना किस प्रकार प्रतिबंध हो जाएगा और उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर क्वेश्चन आ रहा है, संभावित इस टॉपिक से प्रश्न बनता है, तो आप जरूर बनाने की कोशिश करें और इस जो टॉपिक पढ़े हैं इसका निष्कर्ष जरूर अपनी नोटबुक में लिखें, जिससे आपके लिए फायदा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, है ना, जिससे हम आप तक डेली आप तक एक वीडियो लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।